तो मुझे जो है वो इलेक्ट्रॉन की रियल लोकेशन के बारे में इमेज दिखाना थी। एक इलेक्ट्रॉन रियल लोकेशन, क्यों ये नाटक हुआ आपको चैप्टर 5 में जो है वो चैप्टर 5 में। अच्छा ये वाला तो दिखा दिया था मैंने तुम लोग को। क्या दिखा रहा हूँ मैं, चैप्टर से हट रहा हूँ, थोड़ा सा चैप्टर 8 से हट रहा हूँ, जीके की बात है। चैप्टर 5 पढ़ते समय जो है ये बात निकली और बताना जरूरी है। 9th और 10th में हम पढ़ रहे होते हैं परमाणु का मॉडल कैसा होता है। बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, धनावेशित कण है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। वही सबसे ज्यादा मास वाला द्रव्यमान वाला हिस्सा होता है। बीच में द्रव्यमान होता है नाभिक का। आजू बाजू इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका भी मास होता है लेकिन बहुत कम होता है। हर के सामने चीटी वाला मामला रहता है, तो उसके मास को हम गिनते नहीं है। मेन जो भारी चीज होती है परमाणु की वो नाभिक में होती है। उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। हम 9th क्लास तक यही पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी हम इसी को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कई हद तक। तो बीच में नाभिक होता है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्लास में ये बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, रियलिटी में वो हम 2D डायग्राम जो 9th क्लास में नील्स बोर का परमाणु मॉडल बना रहे होते हैं, 10th में हम भी वो वही पढ़ रहे होते हैं। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन इतने शरीफ नहीं है कि वो आजू बाजू इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे केवल गोल गोल घूम रहे हैं। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन आजू बाजू ऊट पटांग तरीके से घूमते हैं। कैसे घूमते हैं यहाँ पर देखो, इस वीडियो में क्लियर होगी बात। इस वीडियो में रियल इलेक्ट्रॉन देखना है मुझे, पता नहीं वीडियो मिले, कुछ एनिमेशन वीडियो में देखा था मैंने वो चीज। कैसे साइंटिस्ट जो है, ये देखो एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जो है वो घूम रहे होते हैं, और ऑर्बिटल्स कैसे रहते हैं कक्षा रियलिटी में कैसे रहते हैं। हमको ये पढ़ाया जाता है, हमको ये पढ़ाया जाता है। बीच में नाभिक है। मैं साउंड कम कर देता हूँ, बच्चों के कान फूट सकते हैं नहीं तो, बहुत तेज साउंड है। जिनको बढ़ाना है बढ़ा लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप लोग साउंड को एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मीडियम पे रखा हूँ मैं साउंड। तो हमको ये पढ़ाया जाता है, बीच में नाभिक है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है। नाभिक का सबसे ज्यादा वेट होता है। नाभिक जो है वही मास का, परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में स्थित होता है। In the lowest energy state, the radius of the orbit is the so-called Bohr radius. ये इलेक्ट्रॉन This घूमता हुआ image दिखाई is दे रहा है। inaccurate for several reasons. बोल रहे हैं ये वाली इमेज जो है 10th मतलब इनएक्यूरेट है। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमते हैं, इस तरह से सीधी गति नहीं कर रहे होते हैं। हमको 10th क्लास में अभी भी यही बताया जाएगा, 10th क्लास में अभी भी आप यही पढ़ रहे हो। रियलिटी में कुछ अलग है मामला। रियलिटी में कैसा मामला है ये देखो। First, the size of the proton is about 50,000 times smaller than Bohr radius. न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा होता है उसकी रेडियस से, परमाणु के आकार से न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। पहली बात तो ये न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है नाभिक। Second, quantum mechanics teaches us that the electron is not confined to a well-defined orbit. और क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। फिजिक्स में हम साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर सूक्ष्म पार्टिकल्स का अध्ययन कर रहे होते हैं हम। फिजिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निर्धारित नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रॉन की एक जगह पर हम गेस नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो 1 सेकंड बाद यहाँ पर होगा, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन की पोजिशन अनप्रिडिक्टेबल है। हाइगेनबर्ग प्रिंसिपल थ्योरी भी यही आती है। हाइगेनबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने भी सिद्धांत दिया था। उन्होंने जो है वो अनसर्टेनिटी का सिद्धांत दिया था, और वो बहुत हद तक जो है वो सही था। उसमें कुछ कमियां थी, वो बाद में दूर की गई, लेकिन लगभग लगभग सही था उनका सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन, वो उनका सिद्धांत ये था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम निर्धारित नहीं कर सकते। ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है अभी यहाँ पर 1 सेकंड बाद यहाँ होगी, हम लोकेशन बता ही नहीं सकते। उसी के आधार पर ये Nor मॉडल can बता it रहे be हैं कि इलेक्ट्रॉन located कैसे घूमता है। accurately. Instead, it occupies a region. इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, ये इमेज है एक तरह की। नाभिक, नाभिक तो बीच में दिख ही नहीं रहा होगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन की लोकेशन दिखा रहा है। अलग अलग इन्होंने रियलिटी में ऐसी इमेजेस खींची हुई हैं। उन्होंने जो है वो परमाणु की बहुत सारी इमेजेस खींची इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से। तो ये जो डॉट 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 दिख रहा है ना, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, बड़े परमाणु में हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन की पोजिशन है। 1 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो दूसरे सेकंड बाद यहाँ है, तीसरे सेकंड बाद यहाँ है। ऐसा गुच्छा दिखा उनको इमेज खींचने पर। अब जब ऐसा दिखेगा, मान लीजिए उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं, गलत ले रहा हूं, लेकिन मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर था, अगली इमेज में ये यहाँ चला गया, तो आपको ये वाला जो दिख रहा है वो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है। अलग अलग इमेजेस को इन्होंने मर्ज करके दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे झुंड में रहते हैं नाभिक के आजू बाजू। अब जब झुंड में रहते हैं तो कहाँ यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, पहली कक्षा दिख रही है, दूसरी कक्षा दिख रही है, तीसरी कक्षा दिख रही है।
कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है। और आगे आप पता चलेगा आपको 11th 12th में पढ़ोगे कि ये जो कक्षा है ये अलग उपकोषों में डिवाइडेड रहती है। हर एक कक्षा उपकोष में डिवाइड रहती है, मतलब इसके अंदर में हमने जो है वो कक्षा ढूंढ के रखे। तो इलेक्ट्रॉन की पूरी जो जंतोजहत है ना, वो केवल ये रहती है कि हम इलेक्ट्रॉन को पता लगा लें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, संभावना कहाँ पर है उसकी पाए जाने की सबसे अधिक, और हम केवल इसीलिए जो है ये सब चीजें पढ़ रहे होते हैं। तो region of एटॉमिक space around इसी the चीज को proton. और ज्यादा थ्योरी करते हुए उन्होंने, मतलब और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने क्या इकाई की रचना कर दी, उपकोषों की रचना कर दी। मतलब उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रहे हैं। कैसे पैटर्न बना रहे Called हैं अभी orbital. देखते हैं। That orbital is called इसको तो घुमा के 1s. दिखा रहे हैं 3D में, मैं थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेता हूँ। The 1 is the principal quantum number, एक्स वाई जेड which 3 is एक्सिस पे दिखा related रहे to हैं इसको, electron जबकि हम 10th में केवल 2 एक्सिस पे बात करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे बात करते हैं, जेड एक्सिस पे बात कर ही नहीं रहे होते हैं, हम बोर्ड पर बनाने वाले डायग्राम पे बात कर रहे होते हैं। 3D में जो है वो इस प्रकार से दिखता है energy. परमाणु का मॉडल, परमाणु ऐसा The दिखाई s देता है। means that the ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है एक पर्टिकुलर अलग अलग टाइम फ्रेम पे, एक इलेक्ट्रॉन इतनी सारी जगह पे पा रहा है, अंतिम इधर तक जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर तक जा रहा है, बीच में भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। orbital quantum number रियलिटी में L ऐसी रहती is है equal इलेक्ट्रॉन की to पोजीशन। 0. S orbitals have spherical symmetry, so the probability of finding the electron does not depend on the direction. फिर उसके बाद इन्होंने जो है उसको सरल करते हुए उन्होंने देखा n बराबर से 2, पहले कक्षा के लिए बात कर रहे हैं, सॉरी n बराबर से 2 ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स मतलब दूसरी कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, n बराबर से 2। The radius of the किसकी बात कर second रहे हैं? Bohr orbit is 4 times the Bohr radius. Therefore, we must zoom out. थोड़ा सा दूर Quantum हो गए। level 2 comprises two values of the orbital quantum number. तो देख रहे हो ना, अब जो अपन पहली लाइन खींचते थे ना, अब यहाँ n बराबर से 2 है तो n की वैल्यू 2, मतलब दूसरे कोश के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा कोश अपन ऐसी लाइन खींचते थे नाभिक के आजू बाजू, इलेक्ट्रॉन उस नाभिक में ऐसे नहीं घूम रहे हैं, उसके अंदर ही अंदर घूम रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम एक गोला बनाएंगे, यहाँ पर इतनी रेडियस का एक गोला बनाएंगे यदि, तो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे होंगे। छोटा बड़ा हो रहा है, उसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, यहाँ से बना है वो गोला, समझ रहे हो मेरे ख्याल से आप। तो ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन यहाँ ना घूमते हुए, इसके आजू बाजू ना घूमते हुए, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, इस गोले के अंदर घूम रहे हैं। गोला नॉट सर्कल, सर्कल नहीं है, 2D नहीं है, 3D है। इस गोले में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये 10th क्लास में पढ़ते हैं, है ना। और आज ये अहबाउ का नियम। उसके बाद ये देखो, corresponds जो सेकंड वाली रहती है वो पहला वाला था, हरा वाला जो दिख रहा है ना, उसके बाद ये सेकंड वाली जो आ रही है ये सेकंड ऑर्बिटल है, मतलब थर्ड ऑर्बिटल होगा, सॉरी, इसके लिए n की वैल्यू 3 पुट to कर रहे L होंगे। equals 0. As we see, this orbital ये occupies क्वांटम संख्याएं होती हैं जो लिख रहे हैं ना यहाँ पर, n l ऑर्बिटल, अपन को उससे लेना देना नहीं है अभी। यहाँ पर अभी वो बात नहीं हो रही है। ये स्टार्टिंग में जो हरे वाले दिख रहे हैं ना, ये उपकोष है 1s। अब ये उपकोष क्या होते हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगी अहबाउ का नियम समझने के लिए, क्योंकि वो जरूरी है। उसके लिए आप थोड़ा सा मैंने इसी चीज को और ज्यादा आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन इस तरह से नाभिक के आजू बाजू घूमते हुए दिखे, स्क्रीन दिख रही होगी आई होप। ये नाभिक है आपके बीच में। मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा स्टेप देने की कोशिश करना समझने की। 12th क्लास की बात है, अगर नहीं भी समझोगे तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिल क्यों नहीं हो रहा है, ये मान लीजिए नाभिक है, पूरी तरह से भरा हुआ है। अरे यार, मुझे ये वाला बनाना चाहिए। ये नाभिक है, बीच में क्या है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक, इसके आजू बाजू जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये हमने नेल्स बोर के परमाणु मॉडल में देखा था। मैं परफेक्ट गोल नहीं बना पा रहा हूँ, माउस से थोड़ा सा लिमिटेशन है, समझने की कोशिश करना। ये परफेक्ट गोल होना चाहिए था। पहली कक्षा ये, दूसरी कक्षा ये, और इसके लिए पर्टिकुलर हमने नाम रख दिए थे KLMN। आपको याद होगा नील्स बोर के परमाणु मॉडल में n की वैल्यू जो है वो पहली कक्षा के लिए हम 1 पुट करते थे, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2। तो हम इसके, ये मैं पिछला रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। ये K थी जिसके लिए n की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ये L कक्षक थी जिसके लिए n की वैल्यू क्या थी, 2 थी। और ये क्या थी, KLM, ये M थी जिसके लिए n की वैल्यू कितनी थी, ये M थी जिसके लिए n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। स्क्रीन दिख रही है ना आपको, तो बता रहा हूँ मैं। और नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार से हम 2n² के हिसाब से इन कक्षकों में KLM में इलेक्ट्रॉन भर रहे होते थे। अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे
तो हमको पता चलता था कि हम पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना। ये हमको पता था अभी तक, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया इलेक्ट्रॉन जो है इसके आजू बाजू पाए गए, तो हमने क्या करा, या फिर हाइगेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आगे जो उपकोशों को डिफाइन कर दिया। मतलब ये हमारा जो गोला है ना, गोला समझना पड़ेगा इसको आपको। इस गोले के अंदर भी हमने ऊर्जा के स्तर के आधार पर इस हर एक कोश को 4 उपकोशों में बांट दिया। एस पी, 5वें चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएंगे। एस पी डी एफ, हर एक कोश को 4 उपकोश में बांट दिया। मतलब जैसे मान लीजिए, मैं कलर फिल नहीं कर सकता हूँ इसमें, लेकिन बता दे रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ बताने की। मतलब ये जो गोला है इसके 4 ऊर्जा स्तर होंगे, एस पी डी एफ। नाभि को छोड़ देना, अभी नाभि को छोड़ देना। ये वाला जो कोश है, जो गोला है, इसके 4 कोश होंगे, 4 उपकोश होंगे, एस पी डी एफ। उसी तरह से जो सेकंड वाला कोश है, ये वाला येलोइश पोर्शन, ये जो स्पेयर है, इसके भी 4 उपकोश होंगे, एसपीडीएफ। फिर उसके बाद जो तीसरा वाला है वो कोश, रेड वाला कर रहा हूं जो, हर एक कोश के 4 उपकोश होंगे। हर एक कोश के कितने होंगे? 4 उपकोश होंगे। कौन कौन से? एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। अच्छा, ये पहले से तय कर दिया गया कि एस उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। एस उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे बना रहे होते हैं? मैं 11th 12th का समझा रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एस उपकोश को बताने के लिए, कॉपी पे बनाने के लिए हम कैसे यूज करते हैं? इसको ऐसा बना देते हैं, ऐसा डब्बा बनाते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं, एक ऐसा जाता हुआ, एक ऐसा जाता हुआ। फिर उसके बाद बोलते हैं पी उपकोश में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ऐसा बनाते हैं। और पी में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं, 1 2। अब बोलोगे ये आधा तीर क्यों बना रहे हो? ये आधा तीर जो है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रहा होता है। तो ये पी उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। एस में कितने? 2। पी में कितने? 6। डी में कितने? 10 हो जाएंगे, 5 5 के जोड़े में रहेंगे इलेक्ट्रॉन। 1 1 2 3 4 5, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भरा जाएगा। ये बताएगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ भी ले लो आप। दोनों एरो में से किसी को भी क्लॉक मांग सकते हो, किसी को भी एंटी क्लॉक मांग सकते हो। 5 ऐसे घूमेंगे, वो 5 इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। ये ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व करने का बता रहा हूँ। अबाउट लॉ पे पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि 5वें चैप्टर में मुझे जरूरत है उसकी। तो डी में जो है मैं 10 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ। और फिर एफ उपकोष आता है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 7 जोड़े, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 1 2, ज्यादा छोटा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। 10th का नहीं है ये, 12th का है ना। 11th 12th में पढ़ोगे तो इसमें जो है वो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये उपकोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। मतलब अभी तक कोश के बारे में पढ़ते थे कि n की वैल्यू 1 हो, k का मान हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब बोल रहे हैं हर एक कोश 4 उपकोशों में बटा हुआ रहता है, और 4 उपकोश में जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है कि एस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, डी में 10 भराएंगे और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। और ये भी बता दिया है कि कैसी डायरेक्शन रहेगी उसकी, एक सीधा रहेगा तो दूसरा उल्टा रहेगा। ये भी बता दिया गया, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, है ना। बहुत उस प्रकार से रंगोली जैसे दिख रही है, लेकिन कोशिश करो समझने की। एस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखना अपन इसी चीज को, जो नील्स बोर का अपन ने परमाणु मॉडल देखा था, अब उसी चीज को अपन इसमें लागू करने की कोशिश करते हैं। पहला वाला उपकोष देखो, अपन पहले वाले उपकोष में नील्स बोर के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे। 2 इलेक्ट्रॉन। क्या लगता है पहले वाले उपकोष में हमको 2 इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाएंगे? पी की जरूरत पड़ेगी कि पहले उपकोष में? भाई उसके पास 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो नील्स बोर ने बता दिए थे, 2 ही भरे जा सकते हैं, और वो बिल्कुल सही था। 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्या 2 इलेक्ट्रॉन एस में भराने के बाद पी में जब पी की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए हमारे पास पहले कोश में केवल एस उपकोश ही भरा रहता है। अच्छा, हर एक जितना भी नंबर के हिसाब से, इस नंबर के हिसाब से, किस नंबर के हिसाब से? एन नंबर वाले हिसाब से हर उपकोश को जो है नाम दे दिया गया। जैसे इसमें अगर पहले वाले उपकोश में अगर एस ऑर्बिटल है और एस उपकक्ष है, तो इसको बोलेंगे 1s। क्यों? क्योंकि ये पहले वाले कक्षक का मान है, तो 1s। अगर इसमें 1p होता तो इसको 1p बोलते, डी होता तो इसको 1d बोलते हैं। चूंकि केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो एस में ही भरा पाए, तो केवल 1s होता है। 1p 1d का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ये कभी आएंगे ही नहीं।
क्यों? क्योंकि पहले ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और जो 1s में आ चुके हैं, 1p और 1d का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, तो पहले कोश में केवल एक उपकोष पाया जाता है जो कि है 1s। आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ज्यादा है मुझे मालूम है। तो पहले कोश में केवल एक उपकोष होगा 1s। अच्छा, दूसरे वाले जो कोश होता है दूसरा वाला, उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 2। जब 2 पुट करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरे जो कोश होता है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? दूसरे वाले कोश में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखो कौन कौन से उपकोष आएंगे इसमें। एस आ जाएगा, फिर से आएगा क्योंकि हर एक कोश में एसपीडीएफ है, तो पहले एस में भरा जाएगा। फिर उसका देखते हैं पी में कितने भरा सकते हैं, 2 4 6, और ये 2 8 पहले से ही एस में 2 भरा गए, और फिर उसके बाद बचे हुए 6 कहाँ भरा गए? पी में। डी के लिए, डी और एफ के लिए इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं क्या? नहीं बचे हुए हैं। तो दूसरे वाले उपकोष में होगा 2s और 2p। 2d और 2f का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे उपकोष में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, जो कि काय में भरा आ गए? 2s और 2p में। s में कितने बार आ गए? 2। 2p में कितने बार आ गए? 6। 6 और 2 कितने हो गए? टोटल 8। तो दूसरे कोष में भरा गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद तीसरे में आते हैं, एन स्क्वायर में 3 की पुट करते हैं अगर वैल्यू, तो 3 दूनी 3 दिया 9, 9 दूनी 18। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। फिर से उपकोष वाला मामला आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन काय में भरे जाएंगे? एस उपकोष में। फिर उसके बाद 6 पी में। फिर उसके बाद कितने हो गए? 8 हो गए ना, 10 अभी भी बाकी है, तो 10 काय में भरा जाएंगे? डी में। दस काय में भरा जाएंगे? डी में भरा जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 2 8 और 10 18। मतलब तीसरे वाले कोष में कितने उपकोष होंगे? होगा 3s 3p और 3d। 3f नाम का कोई कॉन्सेप्ट होगा क्या? नहीं होगा, 3f की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौथा उपकोष आएगा ना, यदि तो चौथा वाला कोष जाएगा जिसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 भरे जा सकते होंगे, उसमें जरूर 4f तक बढ़ेंगे। जो चौथा वाला उपकोष आएगा उसके कितने होंगे? 4s 4p 4d 4f, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। किसको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा बताओगे? किसको समझ में नहीं आया? थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आया है ना? थोड़ा थोड़ा काफी है थोड़ा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 10th के लेवल का नहीं है। क्योंकि डाउट आता है 10th क्लास में, जब हम जो है वो बहुत सारी चीजें पढ़ रहे थे, उसमें डाउट आता है कि हो क्या रहा है, हम पढ़ क्या रहे, परमाणु बोल रहे थे, सिंपल सा था, वैसे ही रहने दो ना यार, ये कहाँ से आ गया। जब 5 चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें एक जगह पर बात आती है जहाँ पर डाउट उठना लाजमी है, और वहीं से चीजें आ रही होती है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करिएगा समझने की। अभी तक हमने क्या पढ़ा? 9th और 10th में हमने पढ़ा परमाणु के बीच में नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो आजू बाजू इलेक्ट्रॉन बेचारे आसानी से चक्कर लगा रहे होते हैं। बोले नील्स बोर ने बोल दिया कि वो जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं ना, वो अलग अलग कोश में भरे होते हैं, और उनकी संख्या निर्धारित होती है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो कक्ष पे डिपेंड करता है कि वो कौन से कक्ष या कोश में है। कक्ष या कोश एक ही शब्द है, इंग्लिश में उसको शेल बोलते होते हैं, है ना? कौन से कक्षक भी वही है, कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, बोले उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, 2n स्क्वायर के हिसाब से भर सकते हो। तो हमने लगाया भैया पहला कक्षक है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अधिकतम पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18, चौथे कोष में 32 भरे जा सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको जो भी परमाणु मॉडल दिया हुआ, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन मेरा सबसे फेवरेट चीज है, तो वो 17 दिया हुआ है उसका, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 8, 8 और 2 10 हो गए, बचे कितने? 7। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये वही बात हुई, 18 तत्व, 18 परमाणु क्रमांक तक तो हम इस प्रकार का परमाणु मॉडल बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही परमाणु का आकार बढ़ता जाता है ना, तो देखा गया है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉलो नहीं हो रहा, ऊपर से ऐसा भी नहीं हो रहा है रियलिटी में। ये जब नील्स बोर ने दिया था उस टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जब देखा गया तो देखा गया भैया जी आप जो बोल रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूम रहा है, एक गोल सर्कल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन के, रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं रहा। वैसे रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन 3D शेप में कहीं पर भी पाया जा रहा है, बस आज इधर, अभी इधर है, एक सेकंड बाद इधर है, फिर इधर है, इधर 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 है, कहीं पर भी घूम रहा है वो।
तो बोल रहे हैं उसकी लोकेशन हम कैसे ट्रेस करें। उसकी लोकेशन देखने के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से एक परमाणु का अध्ययन किया और ढेर सारी पिक्चर क्लिक करी, लगातार कट इलेक्ट्रॉन की पिक्चर क्लिक करते गए। तो उन्होंने देखा जो डॉट 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 दिखे वो इलेक्ट्रॉन की शेप दिखा रहे थे। इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 जो यहाँ यहाँ घूमा। उसको ढूंढने के बाद उन्होंने बोला भैया देखो, एक पहली बात तो कोश एक सर्कल के रूप में नहीं घूम रहा है, वो एक गोला है। इलेक्ट्रॉन उस गोले में कहीं पर भी पाया जा सकता है। उसके बाद और स्पेसिफिक होना है हमको, उस गोले में इलेक्ट्रॉन कहाँ है और भी ज्यादा ज्ञात करना है। तो एक काम करो, हर एक गोले को 4 उपकोश में बांट दो और उन उपकोश का जो है वो शेप भी तय कर दो। इस वीडियो में आपको और पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे शेप में पाए गए। इसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो में पता नहीं है कि नहीं है। देखो कुछ शेप ऐसे दिखे इलेक्ट्रॉन के, कुछ शेप ऐसे दिखे। तो इस ये वाला जो शेप है ना आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, इन्फिनिटी जैसा। इलेक्ट्रॉन पाए गए जो इस तरह के इन्फिनिटी जैसे दिखे, इसको उन्होंने नाम दे दिया। जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए गए ना, इसको इस तरह के कक्षकों उप कक्षकों को नाम दिया उन्होंने पी उप कक्षक। बोले पी का शेप ऐसा होता है। फिर एस का कैसा होता है, एस का सिंपल गोला होता है। जब भी हमको गोल के रूप में मिलते हैं कक्षक, इलेक्ट्रॉन इस गोले में भरे हुए दिखते हैं, वैसा शेप दिखता है जैसे कि वीडियो में यहाँ दिखाया गया है। आप देखोगे यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाला जो है, देखो ये गोला है हरा वाला, एक गोला के शेप में दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, गोले के रूप में आजू बाजू घूम रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और जो दूसरा पर्पल वाला है वो भी एक गोले के रूप में। तो ये वाला जो है वो 1s हो जाएगा, जो दूसरा पर्पल वाला है वो 2s हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में, तो हमको इलेक्ट्रॉन का तीसरा पैटर्न पता चला। इस पर्पल से और आगे बढ़े तो हमें इलेक्ट्रॉन का तीसरा पैटर्न पता चला, इस तरह का पैटर्न, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, एक डंबल के आकार में घूम रहे थे। बोले ये जो डंबला आकार में घूम रहे हैं इस उपकोश का नाम है पी उपकोश। पी उपकोश का शेप ऐसा रहता है डंबला आकार में। इसको अगर अपन ऊपर बनाए तो ऐसा बन रहा होगा 8 के आकार में, डंबल के आकार में इलेक्ट्रॉन दिखे घूमते हुए। फिर उसके बाद बोले डी कैसा होगा, तो डी डी डबल डंबलाकार होता है। मतलब इस चीज को मैं बना नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इसमें शायद उन्होंने दिखाया होगा तो देख लेते हैं। ये 2 डंबल हो गए, डमरू हो गया, ये डमरू के इधर भी डमरू उगा दो तो कैसा डबल डंबलाकार हो जाएगा। डी It शेप consists of इस two प्रकार से lobes, दिखा। which we और आगे बढ़ाता हूँ, पी हो गया, पी के अलग अलग वो हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखते हैं 3 वाला, देखना डी वाला कैसा दिखेगा। देखो परमाणु के इलेक्ट्रॉन की देखो बीच में हल्का हल्का दिख रहा है ना, गैप दिख रहा है। ये अलग अलग कोश हैं, रियलिटी में ऐसे कोश दिखाई देते हैं। ये पहला वाला कोश होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। आप फिर बोलोगे क्या ये इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है भैया जी, ये इलेक्ट्रॉन की इमेज है। बहुत सारी इमेज खींची हुई है 1 घंटे के अंतराल में उन्होंने, तो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दिखा रहा है। किस लिए खींची, ताकि हम पता चल सके कि इलेक्ट्रॉन किस पैटर्न में घूम रहे हैं नाभिक के आजू बाजू, वो खींची हुई है उन्होंने। तो अब देखते हैं ये बीच वाला एस दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद ये बड़े बड़े कोश कैसे दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं हमारा पी कोश और डी कोश कैसा दिखाई देगा इसमें। डी उपकोश, कोश नहीं बोलना चाहिए मुझे, उपकोश। देखो ये 3 अभी पी आया है, अभी पी आया है, 2p ऐसा दिख रहा है, 3p ऐसा दिख रहा है। उन्होंने कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग में जो झुंड दिखा ना उन्होंने, उसी झुंड को देखना है, उसको मिक्स करते जा रहे हैं, उसको कैटेगराइज कर देते जा रहे हैं। एसपी मुझे मालूम है बहुत सारा कंफ्यूजन होने वाला है इसके अलावा इसके बाद, लेकिन जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा यकीन मानो आपको उससे ज्यादा उससे फायदा ही होगा। इस प्रकार का शेप दिख रहा है, ये 3p है, अभी डी तक नहीं पहुंचे। डी इस प्रकार का दिखेगा, देखो पी खत्म हो गया, ये डी। इसको चारों तरफ से दिखा रहे हैं हम रोटेट करके, डबल डम लगा, एक डम्बल ये दूसरा डम्बल ये, इस टाइप में इस टाइप का पैटर्न फॉलो करते हुए देखे इलेक्ट्रॉन, तो इसको डी उपकोश नाम दिया। डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन इस टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं। ये 3D है, पहले 3p दिखाया था, फिर उसके बाद 3D दिखा रहे हैं। अब डी हो गया, एफ और देख लें। जब डी इतना खतरनाक है तो एफ कितना खतरनाक होगा। और यकीन मानो ये वीडियो के अलावा नहीं दिखाए जा सकते। ये डी है, एफ की जरूरत पड़ना नहीं चाहिए वैसे, हायर ऑर्बिटल्स मतलब डी के अलावा और ऑर्बिटल्स है। ध्यान से देखना, एफ एफ उपकोश कैसा दिखाई देता है, रंगोली ऐसी बन गई डंबल की। 3 डंबल हो गए यहाँ पर, 1 डंबल, 2 डंबल, 3 डंबल।
ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा, एक ये, इस प्रकार के शेप आइडेंटिफाई करे वैज्ञानिकों ने कि इलेक्ट्रॉन इन शेप के आधार पर जो है नाभिक के आजू बाजू घूम रहे हैं। और फिर उन्होंने बोला कि भैया हर एक कोश को जो है वो हर एक 4-4 उपकोश में बांटो, और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या तो अभी भी वही है, नील्स बोर ने जो बोली थी 2n² के हिसाब से अभी भी वही रखे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है एक इंटरवल के दौरान इतने सारे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, है ना। तो अब आउबाउ ने क्या किया, देखो यहाँ पर भी 3D में मॉडल में दिखाया हुआ है कि कैसे उस मॉडल को और तरह से, अभी तो तुमने वो देखे इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, अब उसको अगर हम वो डबलाकार डबल डबलाकार बना दें तो कैसे दिखेंगे। ये देखो एस ऑर्बिटल ऐसा गोल दिखता है, गोलाकार। अब जो अब आप बोलोगे कैसे गेंद जैसे दिखेगी, नहीं ये गेंद बना दी गई है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, गेंद दिखेगी नहीं आपको रियल में। मैं तुमको वो क्या दिखा रहा हूँ, ऑर्बिटल के 3D शेप कैसे दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, पूरा वीडियो निकल गया, उसमें दिखा रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन है और ज्यादा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए मामला। खैर, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। कैसे दिखाऊं, 11 मामला है यार, थोड़ा सा आप रहने दो। आहवाउ का नियम क्या कहता है, आहवाउ का नियम इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरता है। अब देखना, अभी हम क्या बोल रहे थे, अभी तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख रहे थे, देखना थोड़ा सा फोकस करना आप। वीडियो अगर बंद हो जाती है बीच में तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना। अभी तक जैसे मान लीजिए हमको जो है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। अगर आपको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने को बोलता है कोई, तो आप डायरेक्ट बोल देते भैया 2 8 2, ये होता है। कैसे बताया ये, बीच में नाभिक, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12 है टोटल। तो 2 8 2 बोलते थे, मतलब पहले कोश में कितने भरे हुए हैं, 2, दूसरे कोश में कितने भरे हुए हैं, 8, तीसरे कोश में कितने भरे हुए हैं, 2। अभी तक हम ऐसा बोलते थे ना, 9th क्लास से 10th क्लास में भी यही चलेगा, बिल्कुल यही चलेगा। 11th क्लास में हम इसको जो है इन 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 सबको जो है वो कोश को ना दिखाते हुए उपकोश में डिवाइड कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन है ना, पहले वाले कोश में भरे हुए होंगे, और पहले वाले में केवल 1s होता है, तो 1s होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हम बताएंगे कि 1s में भरे हुए रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन 1s में तो केवल वही होता है, 1s ही होता है केवल। उसके बाद दूसरा वाला जो होता है वो 2s होता है, दूसरे वाले कोश, मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसमें कौन सा होगा, 2s होगा और 2p होगा। पता नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, 2s होगा और 2p होगा। खुशी, जय, ऋषि, अंशिका, भैया आ रहा है। बढ़िया। नहीं, जीत ने बोला था 2p में कलर चेंज कर देना चाहिए था। 1s को मैंने बता दिया ब्लैक से, इसको ब्लू से बताता हूँ, रेड से बता देता भैया इसको 1p बोलेंगे ना, हूँ। किसको, वो अभी आप 2p लिख रहे थे ना। 1p होता ही नहीं ऋषि, 1p मतलब पहला उपकोश का पहले वाले कोश के लिए, पहले वाले कोश के लिए p उपकोश, जबकि पहले वाले में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, तो 2 1s में ही आ जाते हैं बस, 1p होता ही नहीं है। 1p की जरूरत ही नहीं, जरूरत क्या होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकते हैं इसमें केवल, वो दोनों किस में आ गए, 1s में आ गए, तो 1p की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद ये दोनों को हमने इस पे बना दिया। अब जो रेड वाला है ना, एड वाला, इसको हमने 2s भरा, पहले 2 कोश भरा और 2p भरा है। इसके बाद डाउट आने देना जितने डाउट आए, क्योंकि इससे तुम्हारा एटॉमिक मॉडल जो है दिमाग में क्लियर हो जाएगा, और एक बार वो क्लियर हो गया ना 11th 12th में पढ़ने का मजा आ जाएगा। दूसरे कोश में ये सब इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं एक डायरेक्शन 11 में, तो ये हो जाएगा 2p। और तीसरे कोश जिसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, टू, उसमें जो है वो s भी हो सकता है, p भी हो सकता है और d भी हो सकता है, उसके लिए कितने बचे हुए हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जो कि किस में जाएंगे, 3s में जाएंगे, 3s।
मतलब इसका पी और डी कक्षक खाली रहेगा, पी और डी उपकोष जो है वो खाली रह जाएगा, 3p और 3d खाली रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो अभी हम क्या लिखते थे, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखते थे, 2 मतलब देखना आप, ये मैं ब्लैक से कर दूं, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से भराए जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाएंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखते थे 2 8 2, अब कैसा लिखेंगे, अब लिखेंगे 2 2 और 8 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 और 6 6 2, इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अगर इसको आपको 8 लिखना है तो भी लिख सकते हो, 2 8 2 ऐसा भी लिख सकते हो, जो कि पहले वाला ही है, सेम ऐसा भी लिखा जा सकता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते नहीं है, ऐसा लिखते नहीं, ऐसा किस लिए लिख रहे हैं मत लिखो, इसको मत लिखो, याद ही मत रखो, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। पहले हम केवल कोश के बारे में बात कर रहे होते थे, अब जो है वो उपकोश के बारे में भी चर्चा कर रहे होते हैं। यही अफवाह का नियम है, एक्चुअली में नहीं है ये भी नहीं है। अफवाह का नियम जो है, इन उपकोश में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भराए जाते हैं उसके लिए उन्होंने अफवाह ने एक पैटर्न दे दिया। वो पैटर्न क्या था, वो पैटर्न कुछ इस तरह से था, टाइम है क्या, 1s 2s, तो 1s में 1s ही होता है, 1p नहीं होता, 2s में 2s होता है और 2p होता है, इसमें 2d नहीं होता, 3s में 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। फिर उसके बाद 4s में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f भी होता है। 5 में 5, अब ये क्या लिखे हैं मैंने, ये मैंने लिखे हैं उपकोश इनके, हर एक कक्षा के उपकोश, 5s 5p, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा था आप उन्हें, मुझे मालूम था कि गड़बड़ होगा मामला। 5s, ये क्या लिखे हैं मैंने, ये लिखे हैं मैंने हर एक कोश के उपकोश। ये कौन सा कोश है, के, जिसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1। ये कौन सा कोश है, l, जिसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है 2। ये कौन सा कोश है, m, जिसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है 3। ये कौन सा कोश है, n, जिसके लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी होती है 4। ये पहले कोश में उपस्थित कितने उपकोश होंगे, एक, पहले कोश में उपकोश के, दूसरे को कोश में उपकोश कितने होंगे 2, तीसरे में कितने होंगे 3, चौथे में कितने होंगे 4। ये उपकोशों की संख्या, हर एक कोश के उपकोशों की संख्या है। मतलब अभी तक हम केवल इन कोशों में भर रहे होते थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन 11th 12th में इसके अंदर उपकोश में भर रहे होंगे, और पता चलेगा आपको कि कितना जरूरी है ये भरना, है ना। आपको कैल्शियम के बाद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन पहले जो है वो 3d में न भराकर 4s में भरा जाता है ना। अफवाह ने यही बताया, अफवाह ने यही बताया। मैं इसको जो है क्लियर कर रहा हूँ, एक बार फिर से ज्वाइन करो। अफवाह का एक नियम बताता हूँ आपको, अफवाह के नियम के आधार पर वो कैसे, बुक में ही बता रहा हूँ कि क्यों रेफरेंस ले रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ मैं। एक बार ज्वाइन करो, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर सब, क्यों बता रहा हूँ ये सब।